लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सी ऐसी वुमेन हैं जो नई मॉम बनी होती है, पहली बार माँ बनी होती है, तो उनको ना मिल्क प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस क्यों होती हैं? क्या मेजर इसके रीजंस होते हैं? आप मिल्क नहीं, आपका लैक्टेशन नहीं बिगिन हुआ, आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे, तो मेडिकल साइंसेज हैव चेंजेस। आपके लिए हम मेडिकेशन थेरेपी भी कर सकते हैं और आपकी डाइटरी थेरेपी भी करते हैं। वो हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है मिल्क प्रोडक्शन को बिगिन करने के लिए। अब विद इन कितने टाइम में अगर लैक्टेशन नहीं शुरू हो रहा है तो कंसर्न की बात होती है? 48 आवर टू 72 आवर्स में अगर आपको लग रहा है कि देर इज़ नो मिल्क ड्रॉप, देर इज़ नो मिल्क सप्लाई विच हैज़ बिगिन, एंड देन ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ क्लिनिकल इंटरवेंशन। कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ माँ का दूध बच्चे को कम से कम 6 महीने तो देना है। आप अप टू 2 इयर्स भी जा सकते हैं आराम से। आइडियल कितना फ्रिक्वेंसी होना चाहिए? एक दिन में कितनी बार ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं? 8 से 12 बार आप आराम से ब्रेस्ट फीड करा Wow. सकते हैं, बट आप घड़ी के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर आपका बच्चा 1.5 से 2 घंटे के बीच में दोबारा ब्रेस्ट फीड मांग रहा है, आप हमेशा ऑफर कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, लैक्टेशन के टाइम पर क्या मेजर इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं मदर की बॉडी में? देखिए, सबसे पहला एक दिखेगा सोर निपल, जहाँ आपके निपल्स में पेन आ रहा है, बच्चे ने शायद बाइट भी कर दिया है और वो बाइट आपकी पोजीशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है हमारी पोजीशंस खराब हो गई, मदर फीड कराते कराते थोड़े से स्लाउच्ड हो गए, तो निपल पे बाइट बच्चे ने कर दिया या सोरनेस आ गई। फिर मेस्टाइटिस करके इन्फेक्शन होता है, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट करके होता है। ये दोनों ही केसेस में क्या हुआ, आपकी बॉडी से मिल्क जो है वो इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना बंद हो गया, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट पे हार्डनेस आ गई, आपकी नर्व्स ब्लॉक हो गई। और डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल मदर को बहुत कम मिल्क निकल रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कैसे ट्रीट किया जाता है? मदर की डाइट में हम जैसे ही प्रोटीन बढ़ाते हैं, हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखते हैं मदर के मिल्क प्रोडक्शन में। फिर हम मदर को थोड़ा सा हाइड्रेशन थेरेपी पे भी रखते हैं, मतलब उनका वाटर इनटेक इम्प्रूव करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। पानी, कोकोनट वाटर, सूप्स एंड एवरीथिंग। ये तो बहुत बड़ा मिथ है कि पपीता नहीं खा सकती हैं जो महिलाएं हैं, जब प्रेगनेंसी के टाइम पर है उसके बाद में भी कच्चे पपीते को आई थिंक बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हम कच्चा पपीता और पपीता ऐड करते हैं पोस्ट डिलीवरी, ताकि अच्छा। मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छे से हो और मदर को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जब हम फीड करा रहे हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट भी होती है, तो वो उस प्रॉब्लम का जड़ से इलाज है कि वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता मदर को। जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है उस टाइम पर उनको फीवर आ गया, कोल्ड कफ या कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है उस टाइम पर या अवॉइड करना है? बिल्कुल आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकती है, और जो उनकी बॉडी उस टाइम पे इम्यून्स बनाएगी, जो बॉडी अपनी इम्यूनिटी उस टाइम पे बना रही है अपने आप को सेव करने के लिए, वो सारा इम्यूनिटी बच्चे को पास ऑन होगा। तो बॉटल कितनी एज पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बॉटल से दूध पिलाना? जितना कम यूज़ हो या हम कभी यूज़ ही ना करें वो अच्छा है, ठीक है। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं न्यूबॉर्न को कभी भी ब्रेस्ट बॉटल फीड्स तो मत कराइए। अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन है या मदर इज़ नॉट डूइंग वेल, पम्प फीड देना है, तो उस केस में आप शुरू के कुछ दिनों कटोरी चम्मच और पैराडाइज से बच्चे को फीड कराइए। माँ बनने के बाद जो महिला होती है उसका सबसे पहला काम होता है अपने बच्चे को दूध पिलाना, यानी कि ब्रेस्ट फीड कराना। लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बहुत सारी वुमेन हैं जिनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं। कुछ की बॉडी में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो नहीं होता है, और कई बार इन्फेक्शंस जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं लैक्टेशन पर। एक्चुअल में लैक्टेशन होता क्या है, इसके साथ ही हम आपको ये भी समझाएंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन क्या एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, और मदर जो है जब पहली बार माँ बनती है उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, और वो कैसे उनसे निपट सकते हैं। तो सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल होने वाला है, सेशन के एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वॉचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ एनबीटी लाइव में जो गेस्ट मौजूद हैं वो आपसे पहले भी मिल चुकी हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। मैं बात कर रही हूँ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड लैक्टेशन एक्सपर्ट निशा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी लाइव में। थैंक यू सो मच। सो आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं लैक्टेशन पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि जब हम लैक्टेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। तो आप ना सिंपली करके ना समझा दीजिए कि एक्चुअल में लैक्टेशन क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, क्या ये दोनों एक चीज़ें हैं या कनेक्टेड हैं?
ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बट कनेक्टेड है। Okay. लैक्टेशन एक फीमेल की बॉडी में हो रहे वो हार्मोनल चेंजेस हैं, और उन हार्मोनल चेंजेस को समराइज अप करने के बाद जब वो मिल्क के मदर मिल्क को लेट डाउन करती है, जब मदर की बॉडी से मिल्क निकलता है, वो लैक्टेशन है, जहाँ वो पूरा हार्मोनल साइकिल बॉडी ने पहले जाके पिट्यूटरी ग्लैंड ने यूट्रस को सिग्नल दिया कि अब आपको रेडी होना है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और जैसे ही बच्चे ने सकलिंग शुरू किया और बच्चे की सकलिंग से जैसे ही मिल्क का लेट डाउन होना शुरू हुआ, या अगर विदाउट इवन बेबी सकलिंग बट जो लेट डाउन हो रहा है, वो पूरी साइकिल एक लैक्टेशन साइकिल बनाती है। ब्रेस्ट फीडिंग होता है जब एक मदर अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है या मदर अपने बच्चे को फीड कर रही है, वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग। है दोनों एक जैसी ही चीज़ है बट दोनों का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। परफेक्ट, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि लैक्टेशन क्या होता है और ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। तो डॉक्टर, अभी आपने बताया कि बच्चा ब्रेस्ट फीड, मतलब माँ जो है वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सी ऐसी वुमेन हैं जो नई मॉम बनी होती है, पहली बार माँ बनी होती है, तो उनको ना मिल्क प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस क्यों होती हैं, क्या मेजर इसके रीजंस होते हैं? सबसे पहली चीज़ जो है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी रेडी होना पड़ता है एक मदर को मेंटली सबसे पहले। और वो हम जब उनको क्लासेस, वो एएनसी क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके साथ साथ उनकी बॉडी, फिजिकल बॉडी तो पूरा हार्मोनल चेंजेस कर ही रही है प्रेगनेंसी में, वो मेंटली रेडी होना शुरू होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मुझे इस तरीके से बच्चे को फीड कराना है, ये तरीके हैं। फिर उसके बाद जब एक मदर बेबी को फीड कराना शुरू करती है, पहले 2 दिन हो सकता है मिल्क कम दिखेगा, या हो सकता है एकदम से आपको बहुत ज़्यादा भी दिखे, दोनों ही तरीके की पॉसिबिलिटीज़ होती है। हर मदर की बॉडी डिफरेंट है। कुछ मदर का हार्मोन बहुत जल्दी सपोर्ट करता है और वो बिल्कुल फटाफट से लैक्टेट करने लगते हैं और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा पाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मदर्स के साथ ये चैलेंजेस आते हैं कि आप तुरंत फीड नहीं करा पा रहे, आपकी बॉडी नहीं बना पा रही, और वो बिल्कुल सामान्य है, इसमें कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले 3 दिन बच्चे को लाच कराइए। बच्चा जितना ज़्यादा सकल करेगा, जितना ज़्यादा आपकी बॉडी पे आएगा, उतने अच्छे से आपकी बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है और बॉडी अपने आप मिल्क की साइकिल शुरू करती है। बट अगर किसी भी वजह से आप मिल्क नहीं, आपका लैक्टेशन नहीं बिगिन हुआ, आप बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे, तो मेडिकल साइंसेज हैव चेंजेस। आपके लिए हम मेडिकेशन थेरेपी भी कर सकते हैं और आपकी डाइटरी थेरेपी भी करते हैं। वो हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है मिल्क प्रोडक्शन को बिगिन करने के लिए। मैं हर मदर को जब वो माँ बनने वाली होती है, मेरा उनका सिर्फ एक ही सजेशन है उनके लिए, आप ब्रेस्ट फीडिंग जो कराने वाले हैं वो आपकी लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन आप उसको स्ट्रेस के साथ मत कराइए। बी अ हैप्पीएस्ट मॉम अराउंड, बी अ जॉयलेस मॉम अराउंड, और आप देखेंगे आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी और लैक्टेशन जर्नी बहुत अच्छी जाती है। परफेक्ट, आई थिंक डॉक्टर, हमारी जितनी भी वुमेन ये एपिसोड देख रही हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब कोई नया पेरेंट बनता है या नई माँ बनती है तो बहुत सारे आसपास लोग सजेशंस देने आ जाते हैं कि अरे अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम हो गई होगी, या तुम ऐसे घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर लो तो उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। लेकिन अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि अगर आपका लैक्टेशन बिगिन नहीं होता है तो आपको क्लिनिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। विद इन कितने दिन या विद इन कितने टाइम में अगर लैक्टेशन नहीं शुरू हो रहा है तो कंसर्न की बात होती है? 48 आवर टू 72 आवर्स में अगर आपको लग रहा है कि देयर इज नो मिल्क ड्रॉप, देयर इज नो मिल्क सप्लाई विच हैज बिगिन, एंड देन ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ क्लिनिकल इंटरवेंशन। ओके, परफेक्ट। एंड कई बार डॉक्टर ये भी होता है कि जब मदर जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, तो जब नया बच्चा है, लाइक अभी अभी उसने जन्म लिया है, 1-2 दिन का बच्चा है, तो कितने टाइम बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराना इंपॉर्टेंट होता है? क्या तुरंत ही कराते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं हम, गोल्डन आवर ब्रेस्ट फीडिंग। वो होता है हम डिलीवरी के विद इन 1 आवर, मतलब जैसे ही आपने बच्चा डिलीवर किया उसके 1 घंटे के अंदर हम आपको बेबी को लाच करना सिखा देंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो भी, आपकी अगर सी सेक्शन हो रहा है, उन दोनों ही केसेस में हम बच्चे को विद इन 1 आवर लाच करा देते हैं। सबसे ब्यूटीफुल पार्ट आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी का। उसके बाद आप जितना फ्रीक्वेंट, जितना जल्दी हर 2 से ढाई घंटे में आप बच्चे को लैच कराना शुरू करेंगे, आपकी लैक्टेशन जर्नी अपने आप बिगिन हो जाती है। ठीक है, और कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए?
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिर्फ माँ का दूध बच्चे को कम से कम 6 महीने तो देना है, आप अप टू 2 इयर्स भी जा सकते हैं आराम से। और दिन में अगर फॉर एग्जांपल जो मदर है उसको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है तो आइडियल कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एक दिन में कितनी बार ब्रेस्ट फीड करा सकती है? 8 से 12 बार आप आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते वाओ। हैं, बट आप घड़ी के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर आपका बच्चा 1.5 से 2 घंटे के बीच में दोबारा ब्रेस्ट फीड मांग रहा है, आप हमेशा ऑफर कर सकते हैं। अब मॉम को लगता है मैंने अभी आधे घंटे पहले फीड कराया था, शायद बच्चे ने यूरिन पास कर दिया तो उसका पेट खाली हो गया, ऐसा नहीं होता। प्रोबेबली बच्चे अपनी हर चीज को एक्सप्रेस सिर्फ रो के कर सकते हैं। That's true. सो अगर वो अनकंफर्टेबल है तो वो रो के करेंगे, ठीक है। आप अगर बच्चे ने 1.5 से 2 घंटे में अपने हंगर क्यूज दिए तो आप बच्चे को हमेशा फीड करा सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो लाइटर टू डाइजेस्ट होता है, बच्चे के गट को इतना इम्पैक्ट नहीं करता, तो बच्चा उसको आराम से 1.5 से 2 घंटे में दोबारा डिमांड कर सकता है। सो 8 से 12 बार तो मिनिमम है। अगर उसके बीच में भी बच्चा कभी 10 से 15 मिनट का लास्ट डिमांड करता है तो वो हम कर सकते हैं। और डॉक्टर अगर बच्चा माँ का दूध पीते पीते सो जाए तो क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? बच्चा माँ का दूध पीते पीते सोएगा ही। बच्चे का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन जो है वो मदर की स्किन है। एक बच्चा जितने अच्छे से अपनी माँ की बॉडी और उनके स्किन की फ्रेग्रेंस को जानता है उतना कोई नहीं जानता। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आपने बच्चा जब भी डिलीवर किया उसके बाद आप स्किन टू स्किन करना शुरू Yes. करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी, ठीक है। दिन 24 घंटे में 1 से 2 बार आप जरूर बच्चे को स्किन टू स्किन कीजिए, ठीक है। और अगर बच्चा आपकी स्किन पे आके सो रहा है तो हम स्टिमुलस सिखाते हैं। बच्चे के कानों के पास ओरोमोटो मसाज करनी है, पैरों पे थोड़ी सी टिकलिंग करनी है और सोएगा। रूम का टेम्परेचर जो है वो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को स्किन पे रख रहे हैं उसको मदर की बॉडी से तो वार्मथ मिल ही रही है ना, और फिर आप रूम का टेम्परेचर भी बहुत हाई रख रहे हैं तो वो बच्चे को स्लीपी मोड में ज्यादा लाएगा। तो आपको रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, बच्चे को छोटे छोटे स्टिमुलसेस देते रहिए एंड हैव अ गुड ममा बेबी टाइम। वाओ, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ऑल्सो डॉक्टर कई बार क्या होता है ना, बहुत सी जो वुमेन है वर्किंग है तो ऑल द टाइम वो अपने बच्चे के पास नहीं रह पाती हैं कुछ कुछ कंडीशंस की वजह से, तो जो मदर्स हैं वो एक्सप्रेस्ड मिल्क करके उसको स्टोर कर देती हैं मिल्क को। लेकिन कई जो मदर्स हैं उनको एक्चुअल सही तरीका नहीं पता है कि कितने घंटे तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, सही उसका प्रोसीजर क्या होता है, तो उस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस में जो वुमेन ये स्पेशली एपिसोड देख रही है उनको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहली बात, आप जब भी पंपिंग साइकिल बनाएंगे आप पंपिंग साइकिल ऐसी बनाएंगे जहां आप रेगुलर इंटरवल पे पंपिंग कर पाए, ताकि आपकी बॉडी पे मिल्क नहीं जमा हो, आपको किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हो। तो आप जब वो कॉन्टिन्यूस पंपिंग करेंगे उससे आपकी बॉडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क हमेशा रिलीज करना शुरू कर देगी। आप रूम टेम्परेचर पे मतलब 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक 4 घंटे तक उस मिल्क को बाहर रख सकते हैं जिसको आपने अभी अभी पंप किया है, ठीक है। आप उसको 24 घंटे तक फ्रिज में रख सकते हैं और आप उसको रेफ्रिजरेट मतलब फ्रीज कर सकते हैं 6 महीने तक। वो एक अच्छा तरीका होगा जो आपके एक्सप्रेस मिल्क को प्रिजर्व करने का। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप सारे डिफरेंट इंटरवल के जो पंप मिल्क है उनको मिक्स नहीं करेंगे, और एक बार जो मिल्क आपने बच्चे के लिए थो कर लिया या बच्चे को दिया उस मिल्क को वापस से रीहीट या रीयूज नहीं करेंगे। बच्चे को आप जब फ्रिज से निकाला हुआ मिल्क देंगे वो हमेशा थॉ करके देंगे, मतलब एक छोटी कटोरी में आप अपनी बॉटल रखिए जिसमें आपने मिल्क रखा हुआ है, वो जब जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आए वो आप बच्चे को हमेशा ऑफर कर सकते हैं। सो डॉक्टर दूध को दोबारा गर्म कर सकते हैं? नहीं, एक भी बार गर्म नहीं करना होता, थॉइंग करनी होती है। मतलब उसको बाहर रख के टेम्परेचर में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। एक छोटी कटोरी लीजिए, उसमें बॉटल रख देंगे आप तो वो अपने आप आप थोड़ा सा वार्म वाटर में रखिए उसको, तो वो थोड़ी देर में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर आप बच्चे को ऑफर कर सकते हैं आराम से। परफेक्ट। आई थिंक डॉक्टर आपने ये चीज़ भी बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, और जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रही हैं आई थिंक हमारी जो भी ऑडियंस में लोग उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ें सारी समझ आ रही हैं। डॉक्टर एक और मुझे कंसर्न आपसे पूछना था, अभी आपने ना जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे आपने बोला इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, लैक्टेशन के टाइम पर क्या मेजर इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं मदर की बॉडी में? देखिए, सबसे पहला एक दिखेगा सोर निपल, जहां आपके निपल्स में पेन आ रहा है, बच्चे ने शायद बाइट भी कर दिया है और वो बाइट आपकी पोजीशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है हमारी पोजीशंस खराब हो गई, मदर फीड कराते कराते थोड़े से स्लाउस्ड हो गए तो निपल पे बाइट बच्चे ने कर दिया या सोरनेस आ गई। पहला वो नॉर्मली अपने ब्रेस्ट मिल्क के एप्लीकेशन से ही ठीक हो जाता है,
Wow. या फिर आप चाहें तो कोई भी निपल बटर क्रीम अपनी ब्रेस्ट पे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर मिस्टाइटिस करके इन्फेक्शन होता है, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट करके होता है। ये दोनों ही केसेस में क्या हुआ, आपकी बॉडी से मिल्क जो है वो इजेकुलेशन मतलब बाहर निकलना बंद हो गया, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट पे हार्डनेस आ गई, आपकी नर्व्स ब्लॉक हो गई। तो उसके लिए डिफरेंट वे आउट होते हैं, वे आउट होते हैं। आपको हम बोलेंगे कोल्ड कंप्रेशन कीजिए, ठंडी और गर्म सिकाइयाँ कीजिए ब्रेस्ट के ऊपर, और फिर वो मिल्क को लेट डाउन करने दीजिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको लग रहा है कि आपकी ब्रेस्ट बहुत हार्ड हो गई है, मिल्क बन रहा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा, दैट इज़ द साइन कि आपको फटाफट अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ज़रूर जाना चाहिए, ताकि वो आपकी राइट टाइम पे हेल्प कर पाए। परफेक्ट। और डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल मदर को बहुत कम मिल्क निकल रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कैसे ट्रीट किया जाता है उसको? देखिए, बहुत सारे गैलेक्टोगॉग्स, हमारा जो इंडियन फूड है वो इतना अच्छा है, इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे इंडियन फूड में, हम वो मदर की डाइट में इंक्लूड करते हैं। प्रोटीन्स बढ़ाना एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मदर की डाइट में। हम जैसे ही प्रोटीन बढ़ाते हैं, हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखते हैं मदर के मिल्क प्रोडक्शन में। फिर हम मदर को थोड़ा सा हाइड्रेशन थेरेपी पे भी रखते हैं, मतलब उनका वाटर इनटेक इम्प्रूव करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, ओके। पानी, कोकोनट वाटर, सूप्स एंड एवरीथिंग। फिर गैलेक्टोगॉग वर्ड जो मैंने यूज़ किया, तो बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी खुद की ही टेंडेंसी है टू हेल्प यू आउट टू प्रोड्यूस द मिल्क, जैसे कि वाओ। मेथी सीड्स हो गया, गार्लिक हो गया, मसूर की दाल हो गई, जीरा हो गया, और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं। तो इन सबको बैलेंस डाइट के साथ हम इंक्लूड करते हैं। सो मदर की एक संतुलित आहार, मदर का हाइड्रेशन थेरेपी और गैलेक्टोगॉग बिल्कुल अच्छे से हेल्प करेंगे। फिर मेडिकल न्यूट्रिशन भी है, जो कि हम कुछ दवाइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। वो हर मदर के डिपेंडेंट के ऊपर होता है, कौन सी मदर को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरीके की मेडिसिन भी हम ऐड कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ का इलाज जो है वो हमारी किचन में ही छुपा हुआ है। बिल्कुल, उसमें सो कोई डाउट नहीं। डॉक्टर, अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया, काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ भी आपने बताई हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब बच्चे को जन्म दे देती है जो भी महिलाएँ हैं, जो माँ बनती हैं, तो उसके बाद ना उनको क्रेविंग्स भी होती हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पर भी क्रेविंग्स होती हैं। तो क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं या कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो उनको अवॉइड करनी है, ताकि उनका भी हेल्थ अच्छा रहे और उनके बच्चे का भी हेल्थ अच्छा रहे? मैं एक बहुत छोटी-सी चीज़ बोलती हूँ, आपने पूरी प्रेगनेंसी अगर चाइनीज़ को दूर रखा है, प्लीज़ उसको आगे के 6 महीने और रख दीजिए, वो आपके लिए ओके। और आपके बच्चे दोनों के लिए अच्छा है, ठीक है? दूसरा, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली और फ्राइड फूड नहीं खाएँगे। जिन भी चीज़ों से मदर को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन हो, वो चीज़ें वो अवॉइड करेंगी, और जितना हो सके उतना बाहर का खाना नहीं खाएँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने कुछ खाया है तो उसके तुरंत बाद वो बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आप जो भी खा रहे हैं मॉडरेशन में खाइए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने 6 महीने पूरा छोला चना राजमा नहीं खाया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मॉडरेशन में छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ में लीजिए, अपनी फीडिंग साइकिल और अपने हाइड्रेशन और बाकी न्यूट्रिएंट्स को कवर रखेंगे, तो वो हमेशा सपोर्ट करेगा। ओके, और पपीता खा सकते हैं? बिल्कुल आराम से, ये पाइनएप्पल भी खा सकते ये तो हैं। बहुत बड़ा मिथ है कि पपीता नहीं खा सकती हैं जो महिलाएँ हैं, नहीं, जब नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पर या उसके बाद में भी। कच्चे पपीते को आई थिंक बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए। हम कच्चा पपीता और पपीता ऐड करते हैं पोस्ट डिलीवरी, ताकि मिल्क अच्छा। प्रोडक्शन भी अच्छे से हो, और वाओ। मदर को जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जब हम फीड करा रहे हैं तो हमारी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट भी होती है, तो वो उस प्रॉब्लम का जड़ से इलाज है कि वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता मदर को। दैट्स परफेक्ट। आई थिंक ये सबसे बड़ा मिथ आज आपने क्लियर कर दिया है। हमारे पास तो इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस ही यही आते हैं हमारे पॉडकास्ट या जितनी भी वीडियोज़ हैं, कि हम प्रेगनेंसी के टाइम पे पपीता खा सकते हैं, नहीं खा सकते। उसके बाद क्या हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जिनको अवॉइड करना है? बट आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। अब डॉक्टर, जैसे हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पर डिस्कशन कर रहे थे, आपने बताया था कि सोरनेस हो जाती है। कई बार क्या होता है ना, जब मदर पहली बार बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, पेन भी फील होता है। तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? देखिए, मैं आई कैन रिलेट टू एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पेन उस टाइम पे हो रहा होता है, और वो कॉमन है, सामान्य है, वो होगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक पूरे हार्मोनल साइकिल को चेंज किया है 9 महीने तक, और हम 24 घंटे में उनसे, हमारी बॉडी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फीडिंग के लिए रेडी हो जाए, और वो पूरा हार्मोनल साइकिल ऐसा बना दे कि लैच बच्चा अच्छे से कर सके। बहुत ज़रूरी है कि मदर अपना लैच अच्छा करे, मतलब बच्चा जितना अच्छा लैच करेगा, मदर की जितनी अच्छी पोजीशन होगी, किसी भी टाइप का पेन नहीं होगा। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई भी पेन हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपके लैच और पोजीशनिंग में दिक्कत है। बच्चा सही ओके। से लैच नहीं कर रहा है या सक्लिंग नहीं कर रहा, तो उसको आपको करेक्ट करना है इमीडिएटली।
और मदर्स प्रेगनेंसी के टाइम पर मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद क्या मेडिसिन वगैरह ले सकती हैं उस टाइम पर जब ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तब? ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम के लिए भी मेडिकेशन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है, तो इसलिए कोई भी मेडिसिन विदाउट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो भी खा रहे हैं वो आपके ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद पास ऑन होता है टू द बेबी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन विदाउट अपने डॉक्टर से कंफर्म किए नहीं लेंगे। सो डॉक्टर, अगर फॉर एग्जांपल जब मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है उस टाइम पर उनको फीवर आ गया, कोल्ड कफ या कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है उस टाइम पर या अवॉइड करना है? बिल्कुल आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकती है, और जो उनकी बॉडी उस टाइम पे इम्यून्स बनाएगी, जो बॉडी अपनी इम्यूनिटी उस टाइम पे बना रही है अपने आप को सेव करने के लिए, वो सारा इम्यूनिटी बच्चे को पास ऑन होगा। सो मदर की जो इनबिल्ट इम्यूनिटी होगी उस टाइम पे वो बच्चे को सपोर्ट करेगी। शी कैन ऑलवेज ब्रेस्ट फीड। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ है, कंजेशन है, तब मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मास्क लगा लें, ताकि आप बच्चे के माउथ पे आपके कफिंग के ड्रॉपलेट्स नहीं जाए। या आपको फीवर है तो आप थोड़ा सा फीवर सेटल होने दें, उसके बाद करा लें, क्योंकि हाई फीवर में आप बच्चे को लेके बैठ नहीं पाएंगे। सो आप कराएं ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा मदर अपना कंफर्ट भी देखे। अगर वो मेडिकली बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहा है तो एक ब्रेक देके, बट शी कैन ऑलवेज ब्रेस्ट फीड द बेबी। कितने महीने तक जो नवजात शिशु होता है उसको ब्रेस्ट फीड कराना इम्पोर्टेंट होता है? 6 महीने इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ माँ का दूध, और उसके बाद हम 2 साल तक सॉलिड्स के साथ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। मतलब 6 महीने तक बच्चे को और कुछ नहीं देना है, सिर्फ जो मदर का मिल्क है वही उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है? बिल्कुल। और जो फॉर्मूला मिल्क होता है, पैकेट वाला जो मिल्क होता है, वो कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए? देखिए, माँ के दूध से अच्छा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कई बार कुछ क्लिनिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे मदर बहुत सिक है या बच्चे का बहुत ज़्यादा कोई मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, या पीडियाट्रिशियन के हिसाब से बच्चे में देयर आर सम वेट लॉस चैलेंजेस या ऐसा कुछ चैलेंज आ रहा है, तो पीडियाट्रिशियन से कंफर्म करके ही फॉर्मूला फीड इंट्रोड्यूस करें। परफेक्ट। ऑल्सो डॉक्टर, कई बार ये भी होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर ना हाइजीन का भी बहुत इशू होता है। कई बार एक्चुअल में पता नहीं होता है किस तरह से अपने ब्रेस्ट को हाइजीन मेंटेन करके रखना है, तो उसका क्या प्रॉपर प्रोसीजर होता है, किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? ब्रेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा सोप लगाने की या कोई भी वॉशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेस्ट को नॉर्मली मॉइस्चराइज अच्छे से रखिए। पहली चीज़, हर फीड के से पहले और फीड के बाद थोड़ा सा ब्रेस्ट को क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए आप कॉटन बॉल से ब्रेस्ट को थोड़े से वार्म वाटर में कॉटन बॉल को डिप करेंगे और ब्रेस्ट को हल्का हल्का क्लीन कर लेंगे। दैट्स इट। आपको सोपिंग या बहुत ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है ब्रेस्ट पे। आपको अगर ब्रेस्ट पे लग रहा है कि कुछ ड्राइनेस आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो आप अपना ही ब्रेस्ट मिल्क लगा सकते हैं ब्रेस्ट पे। अच्छा, तो वो ठीक कर देता है उसको? हील कर देगा वो। वाओ, दैट्स परफेक्ट। बच्चे को भी अगर बहुत ज़्यादा डायपर रैश या बहुत एलर्जिक कुछ हो रहा है, या बच्चे को बॉडी स्किन पे आपको दिख रहा है कुछ दाने हैं, तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क लगा सकते हैं। वो बच्चे के लिए मेडिसिनल काम करेगा। वाओ, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आई थिंक ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है कि माँ के दूध से बच्चे की इन्फेक्शन जो भी स्किन पर है या माँ को जो भी प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट के अराउंड, वो ठीक हो सकती है। बिल्कुल। ब्रेस्ट मिल्क गोल्ड, इसीलिए तो ब्रेस्ट मिल्क को ब्रेस्ट मिल्क गोल्ड बोला जाता है। दैट्स अ गुड थिंग। ऑल्सो डॉक्टर, कई बार ये भी होता है कि हमने हाइजीन पर बात कर ली है, हमने बहुत सारे सेगमेंट्स पे बात की, क्रैक अगर आ जाता है, सोरनेस हो जाती है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कुछ और ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो मदर को अवॉइड करने हैं जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही है अपने बच्चे को? एक्टिविटीज़ एज एन हम एज सच कुछ बहुत स्ट्रिक्टली आपको मना नहीं करते, बस हम कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने को बोलते हैं कि आप ऐसी पॉल्यूटेड एरियाज़ या ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, उस जगह पे जाना आप अवॉइड करेंगे। रेस्ट, दे कैन हैव देयर गुड लाइफस्टाइल व्हाटएवर दे वांट टू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं? एक्सरसाइज और स्विमिंग जब आपकी हीलिंग हो जाती है, आपके स्टिचेस हैं या आपका पूरा यूट्राइन हीलिंग हो जाती है, उसके बाद आप अपनी गायनेक की परमिशन से स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर, एक ना बहुत बड़ा, आई डोंट नो इट्स अ मिथ और अ मिसकंसेप्शन और फैक्ट है कि ब्रेस्ट फीड कराते टाइम ना मदर का वेट लॉस हो जाता है। एक्चुअल में ट्रू है बात? ये मिथ नहीं है, ये ट्रू है। Wow. अगर क्योंकि मदर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है व्हेन शी इज ब्रेस्ट फीडिंग, सो आप आराम से जब ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं आप वेट लूज कर सकते हैं, बट मदर को ना साथ साथ भूख भी बहुत लग रही होती है, तो उनको क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से इम्प्रूव्ड है, दे आर फीलिंग हंग्री, तो उस टाइम पे थोड़ा अपना डाइट अगर कंट्रोल कर लेंगे, दे विल नॉट ईट जंक, वो अच्छा हेल्दी खाना खाते रहेंगे, प्रोटीन्स का ध्यान रखेंगे, फाइबर्स का ध्यान रखेंगे, दे विल श्योरली लूज द वेट। क्योंकि आपका यूट्रस आराम से हीलिंग पोजीशन पे है बिकॉज ऑफ द सकलिंग रिफ्लेक्स व्हिच गोज ऑन।
ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ आपने बता दी, और जिन लोगों को लगता था कि ये एक्चुअल में मिथ है, बट ये फैक्ट है, अभी आपने क्लियर कर दिया है। आपने ना खाने की बात की, अगर वो सही खान-पान रखती हैं तो हीलिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो बहुत से लोग हैं जो कैफ़ीन के शौकीन होते हैं, चाय पीना या कॉफ़ी पीना, तो क्या जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है बच्चे को, वो कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं वो इनटेक कर सकती हैं, अवॉइड करना है? बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो हुँ, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिक करेंगे। मॉडरेशन इज़ कम्प्लीटली ओके। आप छोटे छोटे पोर्शंस में अगर दिन का 1/2 कप ऑफ हुँ, कॉफ़ी ले रहे हैं, 1 स्मॉल कप ऑफ टी ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। उससे पहले अपना हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे। कम से कम हर बार आप जब भी कॉफ़ी या चाय ले रहे हैं उससे पहले 200 ml पानी ज़रूर पीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह के एसिडिक इश्यूज ना आए चाय पीने हुँ। के बाद। सो दिन में कितनी बार चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं? 2 बार चाय, 120 ml कप इज़ ओके। हुँ। आपका 100 ml के करीब 1 स्मॉल कप ऑफ कॉफ़ी इज़ ऑल्सो ओके। ओके, परफेक्ट। अभी ना डॉक्टर, हमने बहुत सारे मदर के एक्सपीरियंस पे बात की है, तो एक और सवाल मुझे आपसे पूछना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मदर पहली बार माँ बनी है, तो उनका ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस अलग रहता है जब वो दोबारा माँ बने? मतलब कुछ डिफरेंस आता है एक्सपीरियंस में, कुछ अलग तरीके से कुछ एक्सपीरियंस करती हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस अलग देखने को मिलते हैं? जब आप पहली बार माँ बन रहे हैं, ऑब्वियसली आप यंग होंगे उस एज पे, या आपकी एज उस टाइम पे अगर 35 बिलो है, आपका हार्मोनल साइकिल डिफरेंटली काम कर रहा हुँ, होगा। और अगर आप थोड़े से लेटर ऑन स्टेज पे व्हेन यू प्लान फॉर योर हुँ, सेकंड किड, अगर आपका हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे उस टाइम पे, तो वहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस आपको फीडिंग साइकिल और इन सारी चीज़ों में दिखेगा। हो सकता है सेकंड टाइम पे आपको बहुत जल्दी मिल्क प्रोडक्शन तो दिखे, पर उतना क्वालिटेटिव नहीं दिखे, बट वो हुँ, धीरे-धीरे बेटर होता जाएगा। और दूसरा केस, अगर आपके पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में अगर 7-8 साल या 10 साल का गैप है, तो मिल्क प्रोडक्शन में थोड़े से चैलेंजेस येस। आते हैं, शायद हमें मेडिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इतना मेजर कुछ नहीं है, दो आपका पहला प्रेगनेंसी का हार्मोनल चेंजेस, सेकंड प्रेगनेंसी में जब आपने बेबी को डिलीवर किया तो वो सपोर्ट करना चाहिए। हुँ। बट अगर गैप ज़्यादा है तो वो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाता है। ओके। सो डॉक्टर, जब कुछ पेरेंट्स को जब ट्विन्स होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं, तो उनमें क्या चैलेंजेस आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर? कोई चैलेंज नहीं आता। अच्छा। मदर्स बॉडी इज ऑलवेज रेडी टू प्रोड्यूस इनफ ऑफ द मिल्क फॉर देयर किड्स। आप चाहे हुँ। ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, एक मदर की बॉडी उस हिसाब से हुँ। मिल्क प्रोडक्शन की जर्नी बना लेती है। ट्विन्स में आप फीडिंग दोनों को एक साथ कराने के लिए डिफरेंट पोजीशंस यूज कर सकते हैं, फुटबॉल होल्डर, बाकी सारी चीजें। ट्रिपलेट्स में थोड़ा सा फीडिंग में चैलेंज, पोजिशनिंग में चैलेंज आएगा, बट एक बार आपने जब वो साइकिल बिगिन कर ली तो इट बिकम्स ईजियर ऑल्सो। आप दो को एक साथ फीड कराइए, तीसरे को आप पैलेडाई या कटोरी चम्मच की हेल्प से मदर का मिल्क ही एक्सप्रेस करके दे सकते हैं, अच्छा। वो ईजी हो जाएगा। हुँ। बट प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, क्वालिटी ऑफ मिल्क में देयर वोंट बी एनी डिफरेंस। ओके, ऑल्सो डॉक्टर ना, मार्केट में बहुत सारे लैक्टेशन सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो क्या ये एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं? बहुत सारे सप्लीमेंट्स आर वेरी गुड फॉर द मदर्स, हुँ। अगर वो बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शुगर एडेड नहीं है, मदर्स कैन हैव इट। लैक्टेशन सप्लीमेंट्स, लैक्टेशन टी, कुकीज़, ये सारे ही अच्छे हैं, बट आप देखेंगे तो इनके इंग्रेडिएंट सब में सेम होंगे। हाँ। मेथी दाना, ड्रम स्टिक्स, हुँ। आपका सौंफ, जीरा। तो आप इस बाहर से लेने के बजाय जो प्रिजर्व्ड होंगे, आप घर में ही इन सारी चीज़ों को आराम से यूज़ कर सकते हैं। घर में ही इनका इन्फ्यूज़ वाटर, या आप अपनी दालों में इनका तड़का, या अपनी रोटियों में इनका मसाला यूज़ कर सकते हैं, दैट वुड बी मोर बेटर। परफेक्ट। डॉक्टर, एक और चीज़ जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम मदर्स फेस करती है, वो ये है कि जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाती है। बच्चा रात में रोने लग जाता है, तो उनको रात में ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है, या दोपहर में उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो जो स्लीप का जो साइकिल है, वो कैसे सही कर सकते हैं? क्या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो फॉलो करें तो सारी चीज़ें मेंटेन हो एक जाएँ? बहुत सिंपल सा टिप एंड ट्रिक है जो हमारी मम्मियों ने शायद हमें सिखाया, आपका बच्चा सो रहा है, आप उस वक्त सो जाइए। अच्छा। दैट इज द वे, बट हम मदर्स को लगता है अभी वो हाँ। सोया है तो हम सारे काम खत्म कर लेते हैं। पहला सोल्यूशन मैं आपको यही दूंगी, पहले हुँ। 1 हफ्ते से 10 दिन आपको ये वाली साइकिल तो फिलहाल मेंटेन ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना ही फीड पंप करके रख लीजिए और वो रात को बेबी को ऑफर करवा दीजिए, बट बॉटल यूज नहीं करेंगे, कटोरी चम्मच या फिर पैलेडाई यूज हुँ, करेंगे। हुँ। दूसरा, आप जब भी फीड बच्चे को फीड करा रहे हैं, उसके बाद बर्प के लिए किसी और की हेल्प ले लीजिए, बच्चे को ओके। डकार कोई और करा दे, और जैसे ही बच्चा रेस्टिंग फेज पे आता है आप भी रेस्ट कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे आउट, एंड आई एम अ हाँ, मॉम, आई नो दिस इज या द ओनली सोल्यूशन। एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर, आपने बॉटल की बात की, तो बॉटल कितनी एज पर इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बॉटल से दूध पिलाना? जितना
कम यूज़ हो या हम कभी यूज़ ही ना करें वो अच्छा है, ठीक है। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं न्यूबॉर्न को कभी भी ब्रेस्ट बॉटल फीड्स तो मत कराइए। अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन है या मदर इज़ नॉट डूइंग वेल, पम्प फीड देना है, तो उस केस में आप शुरू के कुछ दिनों कटोरी चम्मच और पैराडाइज से बच्चे को फीड कराइए। इससे बच्चे को लैचिंग साइकिल समझने में ईज़ी होगा, बच्चे को ब्रेस्ट निप्पल कन्फ्यूजन और ब्रेस्ट कन्फ्यूजन नहीं होगा। 3 महीने की एज के बाद अगर आपको लगता है आपको वर्क ज्वाइन करना है, तब आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना शुरू कीजिए। अगर आपको कोई वर्क ज्वाइन नहीं करना है या कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, तो आप बॉटल यूज़ ही मत कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आपने ना अभी वॉक की बात की डॉक्टर, तो जितने भी वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए क्या कुछ आप टिप्स शेयर करना चाहेंगी कि वो कैसे अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख पाएँ, ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो फेज़ होता है उनका उसको भी वो मैनेज कर पाएँ और एक हेल्दी मदरहुड को एंजॉय कर पाएँ? सबसे पहली चीज़ देखिए, आप जब डिलीवर हो रहे हैं उसके बाद भी आपको पता है कि आपको 6 महीने के बाद जाना है, तो आप 2 महीने, जब बच्चा आपका 2 महीने का होता है, उस टाइम से ही आप अपना मिल्क स्टैश क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। ओके। पंपिंग की एक साइकिल बना लीजिए जहाँ आप वो मिल्क को प्रिजर्व करना शुरू कर देंगे, ताकि जैसे ही आपको वो 6 महीने जब आपके पूरे हों उस टाइम पे स्ट्रेस नहीं आए। इन 6 महीनों में आप अपना पूरा अच्छा ध्यान रखें अपने न्यूट्रिशन का। आप जब भी आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं एक्सरसाइज, वॉक, योगा, जो भी आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं वो शुरू कर दीजिए। और अपनी मेंटल हेल्थ का, दैट वो इज़ बहुत वेरी ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है दैट आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड, पोस्टपार्टम ब्लूज़, मतलब आप चीज़ें भूल रहे हैं बार बार, आपको इरिटेशन बहुत हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है, दीज आर द साइंस जिसके लिए आपको एक्नॉलेजमेंट करनी है अपने पार्टनर के साथ और अपने डॉक्टर के साथ, और वो फिर आपको सपोर्ट कर पाएंगे। तो अगर आप ये 4 चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, तो आपका आगे के जो 6 महीने जैसे ही खत्म हो रहे हैं और आपको ज्वाइन करना है, आपके लिए ईजी रहेंगे। और जैसे ही आपको ज्वाइन करना है उस टाइम पे प्लीज़ आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा ये सपोर्ट ले लीजिए कि वो आपकी हेल्प करें इन टर्म्स ऑफ बेबी के थोड़े से मैनेजमेंट में। बेबी का स्लीप रूटीन वो अपने साथ ले लें, या घर में और भी कोई है तो वो ले लें। तो स्लीप रूटीन जैसे जैसे बेबी का सेटल होता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए ईजी होगा। 6 महीने से ऊपर का बच्चा समझने तो लगता है, लेकिन वो मदर की डिमांड भी करता है उस टाइम पे। एग्ज़ैक्टली। तो वो इसीलिए आप अपने घर के किसी और मेंबर को भी बच्चे के साथ उतना ही इन्वॉल्व रखिए जितना आप हैं। तो आप दोनों के लिए ईजी होगा, आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी। एग्जैक्टली आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एक्चुअली शेयर कर दिए और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली हैं जितनी भी न्यू मॉम्स हैं और जो बच्चा प्लान भी कर रही हैं। अगर पहले से पता होता है ना तो हम थोड़े अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ ये चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और उनको कैसे टैकल करना है। करेक्ट। सो डॉक्टर एक और मुझे आपसे सवाल पूछना था। जब हम एलर्जी रिएक्शंस की बात कर रहे थे कि अगर मदर को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं एंड ऑल, अगर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर बच्चे को भी कुछ एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह होने का रिस्क रहता है, कोई चांसेस रहते हैं? कई बार बच्चों को रैशेस दिख जाएंगे बॉडी पे, क्लोथ नहीं उनको जम रहा, या मदर मिल्क में, मदर की बॉडी में बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन है तो इसकी वजह से बच्चे को CMP मतलब काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकती है, या बच्चे को थोड़ा मिल्क डाइजेशन में इश्यूज आ सकते हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो सब ट्रीटेबल है, ऐसा कुछ वरीसम वाला नहीं है। बस आपको अलर्ट रहना है। अगर आपको कोई एलर्जी बार बार दिख रही है, वो अपने पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली रीच आउट करके बताना है। अगर आपको ओवर सप्लाई है या आपको लग रहा है आपकी सप्लाई सफिशिएंट नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर और लैक्टेशन कंसल्टेंट के हिसाब से मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। तो वो एलर्जिक रिएक्शंस को भी प्रिवेंट कर देता है। परफेक्ट। सो डॉक्टर आपने ना इस सेशन में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की हैं। हमने लैक्टेशन को समझा, ब्रेस्ट फीडिंग को समझा, आपने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए हैं। बट एट लास्ट मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे टिप्स आप हमारी जो न्यू मॉम्स हैं, जो अभी-अभी हाल ही में माँ बनी हैं, जिनको थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या जिनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ ऐसे ब्रेस्ट फीडिंग टिप्स हैं जो आप स्पेशली शेयर करना चाहेंगी? सबसे पहली बात, स्ट्रेस नहीं लेना है। वो आप उसको साइड में रख दीजिए। अपने पार्टनर की और अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प ज़रूर लें जहाँ आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे। न्यूबॉर्न की केयर करना उतना टफ नहीं है। आप 2-3 चीज़ें अगर समझ लें, बच्चे को स्किन टू स्किन करेंगे, कब बच्चे के कपड़े चेंज करने हैं, कब बच्चे को रिक्वायरमेंट है कि उनके इस वक्त का टेम्परेचर मेंटेन करना है, वो बहुत अच्छे से हेल्प करेगा आपकी। फीड आप टाइमली कराइए। बच्चे का यूरिन आउटपुट मेजर कीजिए। वो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना कि बच्चा अच्छे से वेल फेड है, ठीक है। और अपने खाने का ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको जो भी आपके डॉक्टर ने मील प्रिस्क्राइब किए हैं, प्लीज़ उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। घर की जितने भी छोटे छोटे टास्क हैं, वो आप
प्लीज़ अलाइन कर दीजिए ताकि ईजी हो जाए आपके लिए, ठीक है। एक मैं छोटा सा टिप ये दूंगी कि प्लीज़ डू नॉट सेग्रीगेट योर सेल्फ फ्रॉम द फैमिली। फीडिंग के टाइम पे मदर को लगता है मुझे अकेले बैठ के फीड कराना पड़ रहा है, ऑल फैमिली इज सिटिंग इन हॉल, यू आर सिटिंग अलोन। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन फीडिंग योर बेबी एनीवेयर एवरीवेयर, वेयर एवर यू आर कंफर्टेबल प्लीज़ फीड द बेबी। आप अपने आप को सेग्रीगेट मत कीजिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको बाहर जाना है या आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, प्लीज़ आस्क फॉर इट, डू नॉट शाई, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ब्रेस्ट पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं वो इमीडिएट शेयर करना है, क्योंकि अगर हम वो ब्रेस्ट का पेन या ब्रेस्ट के सोरनेस ऑफ निप्पल या किसी भी तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को एक बार अवॉइड करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। तो कोई भी माइन्यूट सा भी चैलेंज है, प्लीज़ अपने लैक्टेशन कंसल्टेंट और गायनेक से इमीडिएट रीच आउट कीजिए, वो बेस्ट वे आउट होगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच मैम। आज आपने सेशन में लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और बहुत सारे जितने भी सवाल हमारे पास ऑडियंस की तरफ से आते हैं, स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं उनकी तरफ से आते हैं, उन सबको कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आवर प्लेजर। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।